नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण नीति जिसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट या फिर स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि जमींदारी बंदोबस्त, ठेकेदारी बंदोबस्त या फिर इजारेदारी प्रथा। ये कुछ इसके महत्वपूर्ण नाम हैं। क्या था परमानेंट सेटलमेंट और किस प्रकार इसने किसानों का शोषण किया, वो सब इस वीडियो में हम देखते हैं। इसके बैकग्राउंड की बात करें तो जब 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में बक्सर का युद्ध रहा, तो उसके बाद एक संधि हुई 1765 में जिसका नाम आता है इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की जब संधि हुई तो उसमें ब्रिटिशर्स या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो है दीवानी मुकदमे आ गए। दीवानी या फिर राजस्व वसूली के संबंधित जो मामले थे वो कंपनी के पास रहे और कंपनी ने जो राजस्व वसूली के मामलों के तहत ही एक नीति बनाई जिसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी। तो इलाहाबाद की संधि के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों की क्या प्राप्त हुई? दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी का क्या मतलब है कि भू राजस्व की वसूली के संबंधित मामले। अब कंपनी के सामने सवाल था कि भू राजस्व वसूली कैसे की जाए। तो भू राजस्व वसूली के लिए कंपनी के अधिकारियों ने बहुत सारी नीतियों का प्रतिपादन किया। उसमें जैसे कि वारेन हेस्टिंग्स ने बहुत सारी पॉलिसी वो लेके आया, जैसे ही ऊंची बोली पॉलिसी, पंचवर्षीय या फिर एक वर्षीय योजना। इन योजनाओं में क्या होता था कि 5 वर्षों के आधार पर लगान वसूल किया जाता था। उसके बाद उसने एक और पॉलिसी लाई जिसे हम सनसेट पॉलिसी के नाम से या फिर सूर्यास्त कानून भी कहते हैं। सूर्यास्त कानून में क्या होता था कि एक दिन निश्चित कर दिया जाता था कि उस दिन के सूर्यास्त से पहले सभी किसानों को कर या फिर राजस्व जमा कराना होगा, और जो भी किसान राजस्व जमा नहीं करा पाता था उसको क्या है दंड दिया जाता था। तो वो थी सनसेट पॉलिसी, पर वो भी इतना सफल नहीं हो पाई। उसके बाद भू राजस्व वसूली के लिए जब लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने एक समिति का गठन किया और उस समिति का कार्यभार 2 व्यक्तियों को सौंपा। एक है जेम्स ग्रांट, दूसरा है जॉन सॉर। तो जेम्स ग्रांट और जॉन सॉर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इस समिति ने जो है 2 सुझाव दिए। जेम्स ग्रांट का यह सुझाव था कि भूमि का स्वामी कंपनी को माना जाए और कंपनी डायरेक्ट किसानों से लगान वसूल करे। वही जॉन सॉर ने कहा कि नहीं, जमींदार को भूमि का स्वामी माना जाए, यानी हम जमींदार को भूमि दे दें और वो किसानों से लगान वसूल करके कंपनी को दे। तो जमींदार को भूमि का स्वामी मानने का सुझाव दिया गया जॉन सॉर के द्वारा। तो कॉर्नवालिस ने जॉन सॉर के सुझाव को मान लिया और 1790 में 10 साल के लिए जमींदारों को जमींदारी दे दी गई। परंतु 1793 में यानी कि 3 साल बाद इसे स्थायी कर दिया गया, यानी परमानेंट यही चीज लागू रहेगी, इसलिए इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। अब देखते हैं क्या था स्थायी बंदोबस्त और किस प्रकार ये लागू होता था। तो स्थायी बंदोबस्त जो लागू हुआ ये ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू हुआ, यानी कि इसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटका का भाग शामिल था। ब्रिटिश भारत के 19% भाग का क्या मतलब है कि उस समय जो पूरे भारत का भूभाग था उसमें एक तो ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट आधिपत्य था और कुछ क्षेत्र ऐसा था जो राजे रजवाड़ों के अंतर्गत भी था, जैसे कि हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ रियासत और राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर आदि रियासतों पर राजा जो है वहां पर शासन करते थे। तो उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी का जो क्षेत्र था वो ब्रिटिशर्स के या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्ट नियंत्रण में था और उसी का 19% भाग पर यह लागू किया गया। अब स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को कंपनी और किसान के बीच मध्यस्थ माना गया, यानी कि जमींदार किसान से लगान वसूल करेगा और कंपनी को देगा। तो जमींदार वसूले गए राजस्व का अगर उसने कुल लगान जो वसूला है उसका 10/11 भाग उसे कंपनी के पास जमा कराने की बाध्यता थी, जबकि 1/11 भाग वो जमींदार का हिस्सा हुआ करता था। यानी कि 10/11 का मतलब है 89%। अगर उसने 100 रुपये वसूले हैं तो उसमें से 89 रुपये वो कंपनी को देगा और 11 रुपये खुद के पास रखेगा।
तो खुद के पास 11 रुपए कम होने के कारण वो क्या करता था कि किसानों से अधिक लगान वसूल करता था ताकि उसका 1/11 भाग और अधिक बढ़ सके। तो इसलिए उसने धीरे धीरे किसानों पर शोषण करना चालू कर दिया और इसी के परिणाम स्वरूप जो है किसानों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। और इसके प्रभावों को हम देखें तो जमींदार जो है स्थायी बंदोबस्त में जमींदार शोषक के रूप में उभरा। इसने काफी अधिक शोषण किया, किसानों पर उनकी क्षमता से अधिक राजस्व का बोझ डाला गया और जब वो बोझ इतना अधिक बढ़ गया कि किसानों की बचत भी बहुत कम हो पाती थी। तो बचत कम होने के कारण कृषि कार्य छोड़कर जो किसान है वो मजदूर बन गए और ऋणग्रस्तता किसानों पर काफी अधिक बढ़ती गई। तो इस प्रकार से स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों का बहुत अधिक शोषण हुआ और ये नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? कॉर्नवालिस के द्वारा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने स्थायी बंदोबस्त के बारे में सारी बातें की कि कब ये लागू हुआ, इसको स्थायी बंदोबस्त क्यों कहा जाता है और किसके द्वारा और किस समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको लागू किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।